सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन जीके एंड करंट अफेयर्स क्लास में। आज हमारा लेक्चर नंबर 10। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी एक थीम बेस्ड पूरा क्विज रखा था, उसी प्रकार से आज के लेक्चर क्विज में आज का हमारा थीम है कोरोना वायरस, जिसमें आपके सामने कुल 9 सवाल होंगे और आपको इन सबके जवाब देने हैं। इससे ना केवल जो कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से फेमस है इसके बारे में आपकी जानकारी बढ़ेगी, बल्कि आप किसी भी एग्जाम में आने वाले सवालों को हो सकता है इस क्विज की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर जाएं। तो ये देखिए, ये है कोरोना वायरस। इस प्रकार के आपको वीडियोस, फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं, बहुत ज्यादा आपने देखे हैं, बहुत ज्यादा जगहों पे आपने इनको पिक्चर्स से रूबरू हुए होंगे। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1, आपको इस बार हमने सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं ताकि किसी प्रकार से आपको समस्या ना आए, क्योंकि एग्जाम में भी यूजुअली दोनों ही तरीके से सवाल आपको दिए जाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, फेविपिराविर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फेविपिराविर के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एकदम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फेविपिराविर? फेविपिराविर एक एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है, दवा है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के ब्रांड नेम से फेविफ्लू के नाम से इसको लॉन्च किया गया है, एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर को। यह भारत की पहली कोविड-19 ड्रग है जिसको लॉन्च किया है। इसकी प्राइस है 103 रुपए प्रति टैबलेट। बड़ी फेमस ये दवाई आई थी और इस दवाई के आने के बाद जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसके शेयर मार्केट में प्राइस भी बहुत ऊंचे उठ गए थे, लगभग कई गुना तक इसके शेयर मार्केट प्राइस इस पर्टिकुलर कंपनी का बढ़ गया था। तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको इसमें से सही बताना है। ऑप्शन नंबर डी, सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। तो यदि आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो बहुत आसान होगा आपके लिए इसका जवाब दे पाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी, ऑल द अबव आर करेक्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फेविपिराविर एक एंटीवायरल ड्रग कोविड-19 का है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इसकी कंपनी है। इसका ब्रांड नेम जो था वो फेविफ्लू है। देखिए, आपका ब्रांड नेम जो होता है, जो मार्केट में जिस नाम से दवाई बिकेगी, और जो फेविपिराविर है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। बेसिकली कौन कौन से सॉल्ट उसके अंदर यूज किए हैं। तो बेसिकली ये भारत का पहला कोविड-19 ड्रग था जिसे 103 रुपए प्रति टैबलेट के हिसाब से लॉन्च किया गया था। ये यहां पे इसकी फोटो है, बेसिकली 200 mg फेविपिराविर ड्रग्स की। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। बेसिकली नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन। बेसिकली हम एक ऐसे क्लिनिकल ट्रायल, एक ऐसे मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसमें ब्लड लिया जाता है एक ऐसे कोविड-19 पेशेंट से जो कि उस बीमारी से उबर चुका है, पूर्णतया ठीक हो चुका है। और वो ब्लड किसे दिया जाता है? वो ब्लड दिया जाता है एक ऐसे कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट को जो बड़े क्रिटिकल कंडीशन में। इस थेरेपी का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस बहुत आसान, प्लाज्मा, सॉलिडारिटी, रेमडेसिविर, स्टेम सेल थेरेपी। बहुत ही आसान सवाल। ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मा थेरेपी इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। प्लाज्मा थेरेपी या कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसा क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें से जो ठीक हो चुके कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनसे ब्लड लेकर के कोविड पेशेंट जो अभी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, संक्रमित हैं और बड़े क्रिटिकल कंडीशन में, उनको दिया जाता है, जिससे कि उस क्रिटिकल पेशेंट में एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के प्रति डेवलप हो सके, क्योंकि ऑलरेडी जो रिकवर्ड पेशेंट है उसके ब्लड में एंटीबॉडीज बहुत अधिक मात्रा में डेवलप हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा डिजीज है जो कोरोना वायरस से संबंधित है? कोरोना वायरस से निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध है? मर्स, सार्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना बी। आसान सवाल, आंसर है इसका बड़ा ही आसान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मर्स और सार्स दोनों ही
कोरोना वायरस से संबंधित हैं। बेसिकली कोरोना वायरस एक कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी है, तो इसका जो संबंध है ये दोनों, मर्स का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स का पूरा नाम है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोनों ही एक तरह से श्वास यानी कि सांस से रिलेटेड बीमारी है और कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी है। ये आपकी किसी भी एग्जाम में ये जनरली पूछा जा सकता है कि मर्स और सार्स क्या कहीं से भी कोरोना वायरस से रिलेटेड है? यस, बोथ ऑल थ्री आर रेस्पिरेटरी इलनेसेस। तीनों में आपको लंग्स की, श्वास की, सांस की काफी गंभीर बीमारी हो जाती है। व्हाट इज कोरोना वायरस? बहुत आसान सवाल। ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। ऑप्शन नंबर बी, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस। अब ये जो टर्म है आपको यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, साहब ये टर्म हमने सुना नहीं है, नीडो वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेसिकली, नीडो वायरस। तो कई लोगों को इसमें डाउट होगा कि साहब ये नीडो वायरस क्या है। तो बेसिकली कोरोना वायरस क्या है? यह वायरस का एक बड़ा परिवार है, बहुत ही आसान, सबको पता है, नाम ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है वायरस, तो ऑब्वियसली वायरस का एक बड़ा परिवार है। दूसरा, क्या ये नीडो वायरस परिवार से संबंधित है? बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूजन होगा, क्या ऑप्शन बी सही है गलत है? तो हो सकता है कई लोग ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर दें, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको नीडो वायरस के बारे में पता होगा तभी आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, बेसिकली कोरोना वायरस एक बहुत लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है और ये बेसिकली नीडो वायरस परिवार का सदस्य है। नीडो वायरस या नीडो वायरल्स, जिसमें कोरोना वायरस, आर्टरी वायरस और रोनी वायरस तीनों इस फैमिली के सदस्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमने बात करी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीजीसीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने 2 वैक्सीन की अनुमति दी है। वैक्सीन नंबर 1, यहां पहला वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन नंबर 1 बेसिकली, और ये है 2। तो बेसिकली डीजीसीआई ने 2 वैक्सीन की अनुमति दी है। नंबर 1, एक जिसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से वैक्सीन डेवलप कर रही है, आपको इस कंपनी का नाम बताना है, और दूसरी कंपनी द्वारा बेसिकली फर्स्ट और सेकंड फेज की ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर इन्होंने प्रवेश कर लिया है। तो आपको ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, इंडिया बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। आप चारों ऑप्शंस देख सकते हैं, मैं सबको नहीं बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बेसिकली डीजीसीआई ने 2 वैक्सीन को परमिट किया है, एक जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में कोलैबोरेट करके, समन्वय स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन स्थापित करके डेवलप कर रहा है, और दूसरा जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, ये फर्स्ट और सेकंड फेज ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर ये प्रवेश कर गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सा एक्ट या ऑर्डिनेंस हमारे जारी किया गया है? बेसिकली ऑर्डिनेंस भी एक तरह का एक्ट होता है जो बिना विधानसभा की मंजूरी के उसको प्रोम्युलगेट किया जाता है। कोई पर्टिकुलर इमरजेंसी कंडीशन हो, उसमें जब आप विधानसभा सत्र नहीं बुला पाए, किंतु आपको जरूरी हो गया है कि पर्टिकुलर एक आपको नियम, एक आपको एक्ट और उसके साथ में संबंधित रूल्स यानी कि नियम आपको लागू करने हैं, तो ऐसे केस में आप ऑर्डिनेंस के रूप में उस एक्ट को लेके आते हैं। तो राजस्थान में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक ऐसा ही ऑर्डिनेंस प्रोम्युलगेट किया है। प्रोम्युलगेट इज अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको वर्ड बार बार सुनाई देगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में अंतर केवल और केवल सालों का है। ये आप अंतर अगर समझ पाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। वेरी इजी, आंसर इज ऑप्शन नंबर, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। 2020 में अगर बीमारी आई है तो इसका आंसर भी, कंफ्यूजन हो सकता है कई लोगों को, आपको कंफ्यूजन ए और बी में हो सकता है कि साहब 2019 में कोरोना आ गया था चाइना में, किंतु भारत में मार्च 2020 में आया है, तो उसके तत्पश्चात ही राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू किया है। ये देखिए, ये रहा हमारा, इसमें आपको सारी डिटेल्स दे रखी हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे 1 मई 2020 देखिए, ये हमारा होता है गजेट। जब हम बात करते हैं, हम सुनते हैं गजेटेड अधिकारी क्या होते हैं, तो गजेटेड अधिकारी वो होते हैं जिनका राजस्थान के गजेट में नाम होता है। देखिए, राजपत्र
इस प्रकार से राजपत्र हमारा प्रकाशित होता है। इसमें आपको इस तरह से देखिए साका कैलेंडर का भी इसमें दे रखा है पूरा, इसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर का भी पूरा दे रखा है, सारी बातें दे रखी हैं। अधिसूचना जयपुर, ये सारी संख्याएं, विधि की सारी संख्याएं राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 मई 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण को सूचनार्थ एतद द्वारा प्रकाशित किया है। देखिए इसकी भाषा कितनी, कह सकते हैं संवैधानिक भाषा इसे कहा जाता है। तो बेसिकली राज्यपाल महोदय द्वारा, कहीं भी नाम आता है राज्यपाल महोदय का आता है, 1 मई 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया है। महामारी के विनियमन और रोकथाम से संबंधित विधियों को समेकित करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस। चूंकि राजस्थान राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। देखिए ये चीज लिखी होती है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसलिए हमारा ऑर्डिनेंस लाया गया है, अध्यादेश लाया गया है। समझिएगा आप इन चीजों को, फिर से आप पढ़ लीजिए लाइनें, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको एक बार आसानी से पढ़ने के लिए दिखा देता हूं। चूंकि ये यहां से पढ़िए आप, चूंकि राजस्थान राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया, उनको लग गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन कैन कम वेरी इजीली, कहीं भी आ सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1, भारत के संविधान के आर्टिकल 213 सेक्शन 1, उसमें प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी राज्य के राज्यपाल ऑर्डिनेंस को प्रख्यापित कर सकते हैं, प्रोम्युलगेट कर सकते हैं। आपको मैंने एक वर्ड यूज किया था प्रोम्युलगेट, उसका मतलब है प्रख्यापित। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज राजस्थान गैजेट, इसी से हम बोलते हैं गजेटेड अधिकारी। कई लोग पूछते हैं सर गजेटेड अधिकारी क्या होता है। आप समझिए वो अधिकारी जिनका नाम राजस्थान के गजेट में आया है या उनका नाम राजस्थान के गजेट में प्रकाशित हुआ है, ऐसे अधिकारियों को गजेटेड अधिकारी कहते हैं। आप देखिए किस प्रकार से हमारा राजस्थान महामारी अध्यादेश, सारी बातें लिखनी पड़ती हैं। ये देखिए राज्यपाल को समाधान हो गया कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसमें विधानसभा सत्र के ना होते हुए भी हमें एक ऐसा अध्यादेश लाना जरूरी हो गया है, तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। तो ऐसे केस में अध्यादेश लाते हैं। ये सारी बातें बड़ी ऑफिशियल, बड़ी ही एकदम सरकार ने बहुत ज्यादा ऑफिशियल तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस चीज को लाए हैं। सवाल नंबर 7, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के किस सेक्शन, किस खंड के अंतर्गत कोरोना को महामारी घोषित किया जा सकता है या किया गया है? सेक्शन 2, 3, 4, 5। टफ क्वेश्चन, यदि आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जिसको थोड़ा बहुत एक्ट्स के बारे में पता होगा वो इसके बारे में बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। आंसर इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बेसिकली ये सब चीजें होती हैं। आइए ये देखिए सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है। दिस इज सेक्शन 3। महामारी को अधिसूचित करने की सरकार की शक्ति। सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी रोग को या तो संपूर्ण राज्य में या उसके ऐसे भाग या भागों में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए महामारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली कोरोना को अधिसूचित करने की सरकार की शक्ति जो थी वो सेक्शन 3 से आई। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा ऑक्सीमीटर्स के बारे में। ये किन के लिए उपयोगी होते हैं? जिनका स्तर, बेसिकली ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है हायर एल्टीट्यूड पे। तो किन किन के लिए काम आएंगे? क्या ये एथलीट्स के काम आएंगे या स्विमर्स के काम आएंगे या माउंटेन क्लाइंबर्स के काम आएंगे या फिशर जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनके लिए काम आएंगे? आसान सवाल, बहुत इजी सवाल। बेसिकली पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में आपको बताना था। माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए काम आएंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटेन क्लाइंबर्स। तो बेसिकली पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ये एक छोटा सा यंत्र होता है जो अपन उंगली में लगाते हैं और जो अपनी किरणों के द्वारा हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के स्तर को
मापता है और बेसिकली ऑक्सीजन का स्तर यदि सैचुरेशन लेवल 95% से कम आए तब आपके लिए चिंता का विषय होता है। नॉर्मली जो हम एकदम स्वस्थ इंसान होते हैं उनके ऑक्सीजन का स्तर 95% से ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 95% से 99% 99% तक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। दिल्ली में आप एक और बात ध्यान दीजिएगा, रिसेंटली अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, दिल्ली सरकार ने सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को ये पल्स ऑक्सीमीटर, ये जो पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर है, ये सबको दिया है, जिससे वे घर बैठे बैठे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स अपना स्तर ऑक्सीजन का मापते हैं। जैसे ही स्तर 95% के नीचे आ जाता है, हाइपोक्सिया की स्थिति बनती है, तो वे तुरंत जाके हॉस्पिटल में अपना इलाज लेवें, तुरंत जाके वेंटिलेटर को इस्तेमाल करें, अन्यथा उनको आराम से घर बैठे बैठे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की उनके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को $1 बिलियन का फंड उपलब्ध करवाया है। ये कौन सा बैंक है जिसने भारत को फंड दिया है? सिंपल सवाल है, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आसानी से जवाब दे देंगे। ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक ने फंड प्रोवाइड किया है। विश्व बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को $1 बिलियन का फंड उपलब्ध करवाया है। यह विश्व बैंक द्वारा भारत को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा अनुदान भी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको इस सवाल को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाती है। कई लोग पूछते हैं सर ये क्यों सवाल आपने दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, किंतु विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने अब तक भारत को जितना भी फंड दिया है, सबसे बड़ा अनुदान आज पहली बार है। यह फंड सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, मतलब मैनेज किया जाएगा। इस फंड का उपयोग परीक्षण किटों के खरीद, नए आइसोलेशन वार्डों की स्थापना और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे आपका टेम्परेचर गन या आपकी पल्स ऑक्सीमीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। विश्व बैंक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसकी स्थापना जुलाई 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्थान है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील यानी डेवलपिंग नेशंस में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है। इसके कुल 189 सदस्य देश हैं। इसका आदर्श निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट आदर्श है, आप कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर्स के बारे में लाइन दी जा सकती है, स्थापना के बारे में ईयर दिया जा सकता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब ऐसी बड़ी बड़ी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो यूजुअली द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विजेता हुई थी, ऐसे देशों के इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर इनके हेडक्वार्टर स्थापित किए थे। यूएस उस टाइम विश्व का सिरमौर बन के उभरा था, उसके साथ में रशिया USSR के फॉर्म में सिरमौर बन के विश्व का लीडर बन के उभरा था। तब जुलाई 1945 में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर था वॉशिंगटन DC। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लेक्चर में। आई होप कि इसमें आपकी कुछ ज्ञान वृद्धि हुई होगी और आपने काफी सवालों के सही जवाब दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।